हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। सुपर टेट 2020 के लिए आज हम जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आज का पहला क्वेश्चन, हरिके बैराज जो कि इंदिरा गांधी नहर में पानी का प्रमुख स्रोत है, निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है हरिके बैराज? चाइना में तिब्बत है, तिब्बत प्लेट्यू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर भारत में लद्दाख में एंटर करती है, लद्दाख में होती हुई वो जम्मू कश्मीर में आती है, जम्मू कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पूरे पाकिस्तान में फ्लो होने के बाद में वो अपना जल अरब सागर में गिरा देती है। और इस इंडस नदी को भारत की 5 नदियां ज्वाइन करती हैं, यानी वो 5 नदियां अपना जल इस इंडस रिवर में गिरा देती हैं। जिसमें से कौन कौन सी नदियां हैं? 5। सतलुज है, व्यास है, चेनाब है, झेलम है और रावी है। ये 5 नदियां हैं, जिनमें से व्यास नदी सतलुज नदी में आकर मिल जाती है पंजाब वाले एरिया में। इस पंजाब में आकर व्यास अपना जल सतलुज में मिला देती है, और इस पॉइंट को जहां पर इन दोनों का संगम होता है इसे ही हम बोलते हैं हरिके। हरिके कहाँ पर है? पंजाब में। इस संगम पर स्थल पर ही एक बैराज बनाया हुआ है, और इस बैराज से निकाली हुई है एक नहर जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है, जो कि राजस्थान में, जो पूर्वी राजस्थान है, उसमें सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है वहाँ सिंचाई का। तो ये कौन कौन सी नदी के संगम पे बना हुआ है? व्यास और सतलुज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, दुलस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बना हुआ है? एक्चुअली ये चेनाब नदी पर बना हुआ है, और चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? ये इंडस की यानी सिंधु नदी की सहायक नदी है चेनाब रिवर। और अगर आपसे पूछेगा कि कौन से राज्य में है ये दुलस्ती पावर स्टेशन, जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। अगला सवाल देखें, कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काला सोना किसको बोलते हैं? काली मिर्च को, ब्लैक पेपर को ही हम काला सोना बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है, केरला में। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन कौन सा स्टेट है भारत का? मध्य प्रदेश है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? इंडियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी पूछ रहा है आपसे। ये डिगबोई है, डिगबोई। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1901 में बनी थी ये। अगर आपसे पूछे कि डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो है कहाँ स्थित है, ये असम में है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बेलाडीला खान जो है किस खनिज से संबंधित है? एक्चुअली अगर इससे पूछे इसकी लोकेशन कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर जिला है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है बेलाडीला खान, जहाँ से लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है। लौह अयस्क यानी आयरन ओर का। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप है? आइलैंड कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है ये। आइलैंड कॉन्टिनेंट कौन सा है इनमें से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के जो आइलैंड हैं उनको मिलाकर कंबाइंडली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसी को हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं या आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, इनमें से बताना है आपको। जो महासागर लिखे हुए हैं नीचे, इन महासागरों में किस महासागर का ये सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है? एक्चुअली जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर ये इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। वैसे अगर आप देखोगे ओवरऑल अर्थ पे सबसे बड़ा द्वीप या आइलैंड कौन सा है, तो वो ग्रीनलैंड है। अगला सवाल, ग्रेट सॉल्ट लेक या ग्रेट सॉल्ट झील किस देश में स्थित है? तो ये है आपकी अमेरिका में या यूएसए में। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो यूरेनियम सिटी स्थापित करने का या यूरेनियम सिटी को स्थापित किया था कनाडा ने। ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, तो इसको बी करेंगे। कनाडा ने जो है यूरेनियम सिटी को स्थापित किया है। अगला सवाल देखेंगे,
निम्नलिखित में से किसको कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है? कॉफ़ी पोर्ट इसमें से कौन सा है? सेंटोस है, सेंटोस को कहा जाता है। सेंटोस कहाँ पर है? ये ब्राज़ील के अंदर है, ठीक है। ये कॉफ़ी बंदरगाह इसको कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है? कौन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव निर्वाचन आयोग को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनमें से किसके चुनाव संपन्न नहीं कराता है? जो निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव को संपादित करवाता है। अगर हम स्थायी निकायों की बात करें जिसमें नगर पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं उनको स्टेट करवाता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन रहेगा, इसके नहीं करवाता है। अगला सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जिसे आप CDP कहते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कब लागू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे हुए हैं ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1992। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही जो है पंचायती राज और सामुदायिक कार्यक्रम ये जैसे शुरुआत की थी इनकी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी निकलती रहती है सूर्य से, सन की एनर्जी जो होती है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके बाद ये रिलीज होती रहती है? तो देखिए इसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन इसको बोलते हैं हम। इसमें क्या है, देखो सूरज का आप जानते हैं, सूर्य का अधिकतर भाग जो बना हुआ है 71% उसमें हाइड्रोजन गैस है और 26% उसमें हीलियम गैस होती है। इन दोनों के नाभिकों का जो है इसमें फ्यूज़न होता है, फ्यूज़ होते हैं, जुड़ते रहते हैं एक तरीके से, और एनर्जी रिलीज होती है बहुत अधिक मात्रा में और प्रकाश भी उत्सर्जित होता रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीनों में अलग अलग विभागों में ढेर सारी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों की भर्ती हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में UPSI की भर्ती हैं, और अगर हम बात करें UPPSC और UPSSC आयोगों की, तो इसमें लोअर PCS, अपर PCS, RO मेंस एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किए जा चुके हैं, जिसमें आपका UPPCS का बैच है 2021 का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि ऑलरेडी 16 सितंबर को शुरू हो चुका है। लेकिन ये बैच जो है स्टार्टिंग से हर वेडनेसडे को दोबारा से शुरू किया जाता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है RO मेंस, अभी आपका 2016 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम जो हुआ है, उसके लिए RO मेंस का एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को टेंटेटिव है। तो इस प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं RO मेंस के लिए, जो कि 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर जाकर UPPSC, UPSSC कैटेगरी में इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आप यूपी स्टेट के एक सब्सक्रिप्शन पर आप यूपी स्टेट के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सारे कोर्सेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं यहाँ पर, और इनमें से आप जो है सब्सक्रिप्शन के ये अलग अलग पैकेजेस हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इनमें से कोई सा भी पैकेज आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप एक रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इरशाद सर, जिस पर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है किस रंग के प्रकाश में होता है? तो ये होता है इसका रेड कलर, लाल रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, रासायनिक रूप से जो केमिकली जो ड्राई आइस होती है वो कौन सी है इनमें से? तो इसको बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सॉलिड CO2 को ही हम बोलते हैं क्या? सूखी बर्फ या ड्राई आइस। ऑप्शन डी सही है। एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम धातु को बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, यह आपको पता है ऑलरेडी। बॉक्साइट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। भार के अनुसार H2O, जिसे आप पानी कहते हैं, ये पानी का फॉर्मूला है, इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका डी ऑप्शन देखिए, 11.11% जो है इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशतता होती है। अगला सवाल चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं, ये मुख्यतः कहाँ पर बनती हैं? ये बनती हैं अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में, ये इनका फॉर्मेशन होता है। अगला सवाल देखेंगे,
जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता, जिसे आप बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, ये एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। लेकिन आपको बताना है कि कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप का पोल्यूशन है जिसके लिए ये एक इंडिकेटर का काम करता है। तो ये एक जलीय वातावरण में जो है जो प्रदूषण होता है उसको ये इंडिकेट करता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD। या आप कह सकते हैं ये जल प्रदूषण या जलीय प्रदूषण या वाटर पोल्यूशन। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री, ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके होंगे कई बार। हाँ जी, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को, दक्षिण गंगोत्री। देखिए जो 7 कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर, 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, कोई जन वहाँ नहीं रहता है, तो इसलिए उसको निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं और इसे ही श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ से पूरा ढका हुआ है, कवर्ड है, पूरा बर्फ़ का ही महाद्वीप है। इसी महाद्वीप पर केवल रिसर्च के लिए वो बनाए जाते हैं, केवल रिसर्च सेंटर ही बनाए जाते हैं। कई देशों के रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पर हमारे भारत के भी 3 सेंटर हैं, जिसमें से एक क्या है? भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसका। जीविकोपार्जन हेतु वेद और वेदांगों को पढ़ाने वाला अध्यापक इनमें से क्या कहलाता है? अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना खर्च चलाने के लिए जो वेद वेदांगों को पढ़ाने वाला अध्यापक है उसको कहा जाता है उपाध्याय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो यह है मत्स्य पुराण। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। अगला सवाल देखिए, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, उपहार में दी थी? तो सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे गुरु रामदास को ही अकबर ने जो है 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। इसी ज़मीन पर जो आज के स्वर्ण मंदिर है और अमृतसर नगर इसी पर बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी इसका सही है, गुरु रामदास। अगला सवाल देखें, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और ये भी पूछ सकता है कि किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1776 को हुआ था, मराठों के बीच में और अफगानों के बीच में। याद रखिएगा, मराठे वर्सेस अफगानी थे जो लड़ाई में थे, और अफगानों की तरफ से जो है अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, जिसमें मराठों की पराजय हो जाती है। और इसमें चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल देखेंगे, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्य को खोजने वाले समाज की, जिसे हम कहते हैं सत्य शोधक समाज। ऑप्शन सी सही आंसर है। किसको इनमें से भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ये हमने बहुत डिटेल में किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इतिहास के कोर्स में, जो थ्योरी कोर्स है, अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे होंगे। तो ये राजा राममोहन राय हैं। अगला देखें, भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, वो साथी उनके कौन थे? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो देखिए, इनके साथ में जो थे कौन कौन थे? सुखदेव थे और राजगुरु थे, सुखदेव और राजगुरु। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही आंसर, जो कि लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे, राजगुरु सुखदेव। एंड अगला सवाल देखिए, किसने ये विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने ये विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी नीति है, बिल्कुल। और नेक्स्ट सवाल देखिए इसका। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने निकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी थे। धन के निकास को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी, और इन्होंने ही क्या दिया था? ये निकास का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी।